भारत के प्रधानमंत्री सीरीज में आपका स्वागत है। और इस सीरीज में आज हम जानेंगे देश के तीसरे प्रधानमंत्री के बारे में। लेकिन ये कोई पुरुष प्रधानमंत्री नहीं है, ये आयरन लेडी नाम से मशहूर इंदिरा गांधी के नाम जाने वाला है तीसरे प्रधानमंत्री का पद। कैसे क्या होता है, क्या घटनाक्रम है, कैसे ये प्रधानमंत्री बनती हैं और इनके जीवन से जुड़ी कुछ रोचक कहानियों के बारे में हम जानेंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, दूसरे लाल बहादुर शास्त्री जी थे, जिनका ताशकंद में 11 जनवरी 1966 की देर रात को उनका निधन हो गया था। और जिसके बाद बहुत सारी देश में बातें चली और ये कहा गया जांच करवाई जाए, लेकिन उनके शव को लाया जाता है भारत। और उस समय की तत्कालीन सरकारों ने क्या किया कि उनके शव का दाह संस्कार करवा दिया था। और उसके बाद जांच बैठती है और जांच बैठने के बाद कुछ होता नहीं है। जितने भी उसमें डॉक्टर थे, सहयोगी थे, उनकी एक्सीडेंट में मौत हो जाती है और ये राज आज तक कभी खुल नहीं पाता है कि हुआ क्या था। एक कमेटी गठित हुई थी, उस कमेटी ने आज तक रिपोर्ट नहीं लगाई है। फिर इंदिरा गांधी का वक्त आता है। क्या है पूरी कहानी को हम बताएंगे आपको डिटेल में। जय हिंद, नमस्कार, मैं मोहन पाठक और आप देख रहे हैं एमपीएस हिंदी न्यूज एक्सप्लेनर यूट्यूब चैनल। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स और न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ प्रधानमंत्री की सीरीज को भी आप इंजॉय कर सकते हैं और जान सकते हैं कि देश के प्रधानमंत्रियों ने किस प्रकार से हमारे देश में अपना योगदान प्रदान किया है। तो तीसरे चरण में इंदिरा गांधी जी के बारे में जानेंगे और इसकी प्लेलिस्ट भी हमने बनाई है। प्लेलिस्ट में जाकर आप सभी प्रधानमंत्रियों के बारे में जान सकते हैं। बात है 1959 की। 1959 के अगस्त की एक सुबह इलाहाबाद के आनंद भवन में खाने की मेज पर प्रधानमंत्री नेहरू, उनकी बेटी इंदिरा और दामाद फिरोज गांधी बैठे थे। हमेशा की तरह बात सियासत पर छिड़ी और इस बार बहस में बदल गई। मुद्दा था केरल की पहली चुनी हुई कम्युनिस्ट सरकार को बर्खास्त करना। उस वक्त इंदिरा गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष थी और उनके दबाव में ही केरल की सरकार को बर्खास्त कर दिया गया था। डाइनिंग टेबल की उस बहस के दौरान फिरोज ने इंदिरा की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह तो फांसीवाद है। इस किस्से का जिक्र करते हुए स्वीडिश पत्रकार और लेखक बर्टिल फाल्क अपने एक आर्टिकल में लिखते हैं, फिरोज गांधी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी पत्नी की तानाशाही प्रवृत्ति को पहचान लिया था। तो ये किसने लिखा था? स्वीडिश पत्रकार हैं बर्टिल फाल्क। ठीक है। इस घटना के 7 साल बाद 1966 में जब शास्त्री जी के निधन के बाद नए प्रधानमंत्री चुनने की बारी आई तो कांग्रेस सिंडिकेट भी इंदिरा की इस प्रवृत्ति को भांप नहीं पाया। सिंडिकेट यानी वो पुराने कांग्रेसी जो संगठन और सरकार पर हावी रहते हैं। 11 जनवरी 1966 की देर रात उस वक्त के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का ताशकंद में निधन हो गया। एक तरफ उनका शव भारत लाने की तैयारी चल रही थी तो दूसरी तरफ भारत में कांग्रेस के अंदर प्रधानमंत्री की कुर्सी की रेस एक बार फिर से शुरू हो चुकी थी। मोरारजी देसाई एक बार प्रधानमंत्री बनने से चूक गए थे, लेकिन इस बार वो मौका नहीं गंवाना चाहते थे। मोरारजी के रास्ते में कांग्रेस सिंडिकेट खड़ा था। इसमें के कामराज, नीलम संजीव रेड्डी, एस निजलिंगप्पा, एस के पाटिल, हितेंद्र के देसाई, वीरेंद्र पाटिल, सी एम पुनाचा, अतुल्य घोष, सत्येंद्र नारायण सिन्हा, चंद्रभानु गुप्ता, पी एम नादगौड़ा, अशोक मेहता, त्रिभुवन नारायण सिंह, राम सुभग सिंह और बी डी शर्मा जैसे बड़े बड़े दिग्गज नेता शामिल थे जो खुद प्रधानमंत्री की रेस में खड़े हुए नजर दिखाई पड़ रहे थे। उस समय के वरिष्ठ पत्रकार और लेखक सागरिका घोष अपनी किताब जिसका नाम है इंदिरा इंडियाज मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर, उसमें लिखती हैं कि शास्त्री के निधन के बाद एक बार फिर सिंडिकेट एक्टिव हो गया था। सिंडिकेट कांग्रेस अध्यक्ष कामराज को प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए मनाने में जुट गया था। कामराज ये बात जानते थे कि उस समय देश एक गैर हिंदी भाषी साउथ इंडियन को प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार नहीं कर पाएगा। इस कारण उन्होंने सिंडिकेट से कहा कि मुझे रहने ही दो, न ठीक से हिंदी जानता हूं न अंग्रेजी, फिर कैसे प्रधानमंत्री बन सकता हूं। सिंडिकेट कामराज की बात से सहमत हो गया, लेकिन वो मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री की कुर्सी से दूर रखना चाहते थे। उनका मानना था कि मोरारजी प्रधानमंत्री बन गए तो किसी की नहीं सुनेंगे। ये वो समय था जब इंदिरा गांधी सूचना प्रसारण मंत्री थी। संसद में किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में उनके हाथ पैर कांपते थे। लोग उन्हें गूंगी गुड़िया भी कहने लगे थे। ये गूंगी गुड़िया सिंडिकेट के लिए परफेक्ट चॉइस थी। नेहरू की बेटी होने के कारण उन्हें कोई खारिज नहीं कर सकता था। सिंडिकेट उनके मार्फत सरकार में मनमानी कर सकता था। 1967 के आम चुनाव में 13 महीने बाकी थे। इंदिरा राष्ट्रीय चेहरा थी, उनके चेहरे पर आसानी से वोट भी मांगे जा सकते थे।
सागरिका लिखती हैं, एक बार मोरारजी देसाई सार्वजनिक तौर पर बोल चुके थे कि वे ही पीएम बनेंगे, लेकिन इंदिरा ने इस बात को जाहिर नहीं होने दिया था। इंदिरा ने सही समय का इंतजार किया। उन्होंने बस इतना कहा था कि वो वही करेंगी जो कामराज चाहते हैं। जब मोरारजी को लगा कि दूसरी बार भी पीएम पद उनके हाथ से चला जाएगा, तो उन्होंने कामराज से कहा कि पीएम कौन होगा, इसका फैसला चुनाव से होना चाहिए। 19 जनवरी 1966 को इंदिरा और मोरारजी के बीच चुनाव हुआ। इंदिरा को 355 और मोरारजी को 169 वोट मिले। इस तरह वे पीएम चुन ली गई। 24 जनवरी 1966 को प्रधानमंत्री पद का शपथ ग्रहण करके वो देश की पहली प्रधानमंत्री बन जाती हैं, यानी कि पहली महिला प्रधानमंत्री बन जाती हैं, और क्रम में देखें तो तीसरी प्रधानमंत्री बन जाती हैं। इसके बाद 1967, 1971 और 1980 के चुनाव में लगातार जीतकर फिर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे। 1965 के बाद 1966 में भी पर्याप्त बारिश नहीं होने से देश में सूखा पड़ चुका था। 1965 की जंग के बाद अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान दोनों को ही मदद देना बंद कर दिया था। देश को मदद की जरूरत थी। इस कारण इंदिरा गांधी पहली बार प्रधानमंत्री के तौर पर विदेश दौरे पर अमेरिका गईं। तब अमेरिकन अखबारों ने लिखा कि न्यू इंडियन लीडर कम्स बेगिंग, मतलब भारत की नेता भीख मांगने अमेरिका आई है, और ये कहीं ना कहीं भारत को ठेस पहुंची थी। पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह अपनी बायोग्राफी वन लाइफ इज नॉट एनफ में लिखते हैं, मिसेज गांधी अपने पहले विदेशी दौरे पर अमेरिका गई। मैं उस समय न्यूयॉर्क में डिप्टी सेक्रेटरी पद पर था। अचानक मेरा तबादला दिल्ली में पीएम सेक्रेटेरिएट कर दिया गया। इसे आज का पीएमओ कह सकते हैं। सब मेरे तबादले से चौंके हुए थे। वे बताते हैं कि इंदिरा पश्चिम में बड़ी हुई थी, उन्हें कपड़े सलीके से पहनना आता था। अमेरिका दौरे में वे साड़ी के साथ हील्स पहनती थीं। उन्होंने अपने आप को बेहद फैशनेबल पेश किया था, ताकि अमेरिकी राष्ट्रपति लिंडन बेंस जॉनसन को ये न लगे कि किसी कमतर महिला से रूबरू हो रहे हैं। 1967 के लोकसभा चुनाव 15 से 21 फरवरी को होने थे। इंदिरा गांधी जोरदार चुनाव प्रचार कर रही थी। 8 फरवरी को इंदिरा भुवनेश्वर में एक रैली को संबोधित कर रही थी। इंदिरा गांधी की बुआ कृष्णा हठी सिंह अपनी किताब इंदु से प्रधानमंत्री में लिखती हैं कि ओडिशा में स्वतंत्र दल वालों का दखल ज्यादा था। उन्हें पूरा भरोसा था कि वे बहुमत से जीतेंगे। इंदिरा के भाषण से वे नाराज थे। कुछ लोगों ने सभा में हंगामा शुरू कर दिया। इंदिरा को बोलते हुए थोड़ी देर ही हुई थी कि भीड़ से पत्थरों की बरसात होने लगी। एक पत्थर इंदिरा की नाक पर लगा और खून बहने लगा। कृष्णा लिखती हैं, वहां मौजूद सुरक्षा ऑफिसर और स्थानीय कांग्रेस के नेता इंदिरा को मंच के पीछे सुरक्षित स्थान पर ले जाना चाहते थे, लेकिन इंदिरा ने किसी की सुनी नहीं। वो मंच पर डटी रहीं। उनकी नाक से खून बह रहा था। नाक पर रुमाल लगाकर उपद्रवियों को लगभग ललकारते हुए इंदिरा ने कहा, ये मेरा नहीं, देश का अपमान है, क्योंकि मैं प्रधानमंत्री होने के नाते देश का प्रतिनिधित्व करती हूँ। मुझे इस घटना से एक घटना याद आती है। जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब दौरे पर जा रहे थे, तो उन्हें रास्ते में किसान बनकर कुछ लोगों द्वारा, किसान थे या कोई और थे ये तो जांच का विषय है, लेकिन उनके द्वारा उनके काफिले को सड़क पर रोक दिया जाता है, और ऐसा बताया जाता था कि देश में पहली बार ऐसा हुआ कि प्रधानमंत्री के काफिले को इस तरीके से किसान आंदोलनकारियों या उपद्रवियों के द्वारा रोक दिया गया हो। और उस समय बहुत सारा मसला खड़ा हुआ था। और आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी एनएसजी कमांडो करते हैं, और एक इशारे पर कितनी तबाही वहाँ पर होती। लेकिन देश का अपमान उस समय भी हुआ था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोका गया था सड़क पर, और काफ़ी देर तक वो सड़क पर अपनी गाड़ी में बैठे रहे, और फिर उन्हें अपनी जो जनसभा थी उसे छोड़कर वापस जाना पड़ा था। और उन्होंने जाते जाते ये शब्द बोले थे कि आज मैं जिंदा वापस जा रहा हूँ। इसी तरह के घटनाक्रम इंदिरा गांधी के साथ हुआ, जबकि प्रधानमंत्री को कोई चोट नहीं आई थी, लेकिन इंदिरा गांधी के नाक को तोड़ दिया गया था, जिसे वो रुमाल लगाकर उपद्रवियों को लगभग ललकारते हुए कहा था कि ये मेरा नहीं, देश का अपमान है। नटवर सिंह वन लाइफ इज नॉट इनफ में लिखते हैं कि इंदिरा जी की नाक से लगातार खून बह रहा था, लेकिन अफसोस इस बात का था कि किसी को भी उनका ब्लड ग्रुप तक नहीं पता था। कृष्णा हठी सिंह लिखती हैं, इसके बाद इंदिरा कलकत्ता में टूटी नाक लेकर ही एक सभा को संबोधित करने गई थी। दिल्ली जाकर उसने जांच कराई तो पता चला कि उनकी नाक टूट गई है। जब वह ऑपरेशन के बाद घर लौट आई तो मैंने बम्बई से फ़ोन करके हाल चाल पूछा।
इंदिरा ने मजाकिया अंदाज में बताया कि बुआ, मैंने होश आते ही डॉक्टर से पूछा कि आपने प्लास्टिक सर्जरी करके मेरी नाक को सुंदर तो बना दिया ना, आपको तो पता है ना मेरी नाक कितनी लंबी है। बुआ, मेरी नाक को खूबसूरत बनाने का एक मौका हाथ लगा था, लेकिन कमबख्त डॉक्टरों ने कुछ न किया और मैं वैसी ही रह गई। यानी कि एक तरह से कृष्णा हटी सिंह के साथ ये मजाकिया चीज़ें उसमें सामने आई थी। तस्वीरें जो है मैंने साझा किया हुआ है, जिसमें वो राधा कृष्णन जी के साथ मुलाकात करती हुई नजर आ रही हैं भुवनेश्वर की एक सभा में, और पथराव टूटने के बाद उनके नाक पर पट्टी लगी है। तस्वीरें आप लगातार देख रहे होंगे। अब बात करते हैं उस युद्ध की जिसने पूरा रुख ही बदल दिया भारत का। 1971 का युद्ध। पाकिस्तान ने 3 दिसंबर 1971 को ऑपरेशन चंगेज खां लॉन्च किया। इसके तहत वह कश्मीर पर हमला कर दिया। पश्चिमी हिस्से से पाक वायुसेना ने बम गिराने शुरू कर दिए थे। ये वो दौर था जब पूर्वी पाकिस्तान, जिसे हम आज बांग्लादेश कहते हैं, वहाँ पाक सेना के अत्याचारों के चलते रोज 1 लाख शरणार्थी भारत आ रहे थे। अमेरिका ने भी इस पर दखल देने से मना कर दिया था। जब पाक ने हमला किया, इंदिरा कलकत्ता में एक सभा में भाषण दे रही थी। सागरिका घोष अपनी किताब में लिखती हैं कि इंदिरा ने हमले की खबर सुनकर कहा कि थैंक गॉड उन्होंने हम पर हमला कर दिया, हमारे पास अब युद्ध करने का सही कारण है। इंदिरा ने सेना को आदेश दिया और पाकिस्तान पर चढ़ाई कर दी। 12 दिसंबर को अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद के लिए अपना 7वां बेड़ा रवाना किया। इसमें 70 जहाज और पनडुब्बियां, 150 हवाई जहाज और 20,000 सैनिक थे। यह अमेरिका का सबसे बड़ा बेड़ा था। इस प्रकार से अमेरिका ने पाकिस्तान का खुलेआम साथ दिया और भारत के खिलाफ जंग का ऐलान किया। इस दिन इंदिरा दिल्ली के रामलीला मैदान में एक सभा को संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा कि हम किसी से डरेंगे नहीं, किसी के आगे झुकेंगे नहीं। इंदिरा ने कहा कि हम अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ेंगे, जरूरत पड़ी तो हम दुश्मन का मुकाबला मुक्कों से भी करेंगे। हालांकि टकराव की नौबत आई ही नहीं, क्योंकि 14 दिन में ही लड़ाई खत्म हो गई। जब 7वां बेड़ा बंगाल की खाड़ी में पहुंचा, उससे पहले ही पाकिस्तान ने आत्मसमर्पण कर दिया। दुनिया में पहली बार 93,000 सैनिकों ने हथियार डाले थे। इस तरह बांग्लादेश का जन्म हुआ। और कहीं ना कहीं अमेरिका को ये चुभन आज भी रही होगी कि जिस देश का वो मदद करने जा रहा था, उस देश के सैनिक पहले ही आत्मसमर्पण कर लिए और फिर भी वो लगातार भिखमंगे पाकिस्तान को भीख देते रहता था। तो ये अमेरिका की कूटनीति और अमेरिका की दोहरा नीति आप देख रहे हैं। और वही अमेरिका आज पलक पावड़े बिछाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाथों में हाथ लेकर स्टेडियम के चारों तरफ घूमते नजर आता है। तो वक्त बदलता है, दौर बदलता है और हर किसी के मिजाज बदल जाते हैं। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में देश भर में इंदिरा गांधी के खिलाफ प्रदर्शन किए जा रहे थे। 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध घोषित कर दिया और 6 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लगा दिया था। बताया जा रहा था कि इंदिरा गांधी का जो चुनाव प्रक्रिया थी उसमें संवैधानिक नियमों का पालन नहीं किया गया था। इंदिरा पर आरोप था कि उनके निजी सचिव यशपाल कपूर ने चुनाव के दौरान उनके एजेंट के रूप में काम किया, जबकि वे सरकारी नौकर थे। कोर्ट ने यह भी पाया कि 1971 की चुनावी सभा के दौरान लाउड स्पीकर के लिए सरकारी बिजली उपयोग की गई थी। इस फैसले के बाद उन्हें पद से हटना था। इंदिरा गांधी की अच्छी दोस्त रही पुतल जयकर अपनी किताब इंदिरा बायोग्राफी में लिखती हैं, इंदिरा तो पद से हटने का मन बना चुकी थी। उनका छोटा बेटा संजय जब अपनी मारुति कार के कारखाने से शाम को लौटा तो उन्होंने चीखते हुए कहा कि मां का इस्तीफा देने का कोई सवाल खड़ा नहीं होता। उन्होंने कहा कि आज जो वफादारी की कसम खा रहे हैं, सत्ता हाथ आते ही पीठ में छुरा भोंक देंगे। इंदिरा गांधी के निजी सचिव रहे RK धवन ने एक इंटरव्यू में बताया था कि इंदिरा अपना इस्तीफा टाइप करवा चुकी थी, लेकिन उस पर उन्होंने कभी दस्तखत नहीं किए। इंदिरा के राजनीतिक सलाहकार रहे सिद्धार्थ शंकर रे ने एक इंटरव्यू में बताया था कि इंदिरा पद से हटने का मन बना चुकी थी। इस दौरान बाबू जगजीवन राम ने इंदिरा से कहा था कि मैडम, आपको इस्तीफा नहीं देना चाहिए। यदि आप पद छोड़ भी रही हैं तो आपके उत्तराधिकारी का चुनाव हम पर छोड़ दीजिए। ये सुनने के बाद इंदिरा ने अपना इरादा बदल दिया और उन्हें संजय की बात पर भरोसा हो गया था। इस घटना का जिक्र सागरिका घोष ने अपनी किताब इंडियाज मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर में भी किया है। इंदिरा ने 25 जून को देश में आपातकाल घोषित कर दिया था। इसके बाद विपक्ष के सारे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। प्रेस पर सेंसरशिप लग चुकी थी। नसबंदी और कई कार्यक्रमों ने जनता को नाराज कर दिया था। 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक के 21 महीने की अवधि में भारत में आपातकाल घोषित था। इसके बाद चुनाव हुए और कांग्रेस की हार हुई। वो सिर्फ 153 सीटों पर सिमट गई।
कांग्रेस की हार के बाद देश में जनता पार्टी की सरकार आई। मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री बनाया गया। जनता सरकार में मंत्रालयों को लेकर आपसी झगड़े शुरू हो चुके थे। इंदिरा गांधी कुछ महीने चुप रहीं। इस दौरान बिहार के बेलछी में दबंगों ने दलितों पर गोली चला दी और 11 को जलाकर मार डाला। 4 महीने पहले ही कांग्रेस का सुपड़ा साफ हुआ था और बुरी तरह इंदिरा चुनाव हार चुके थे। इंदिरा बेलछी के लिए रवाना हुई। वे पटना तक ट्रेन से पहुंची, उसके बाद जीप से पहुंची। जब जीप फंस गई तो ट्रैक्टर में बैठी, लेकिन वो भी फंस गया। फिर इंदिरा ने साड़ी टखनों तक ऊपर की और कीचड़ में चलने लगी। बिहार के वरिष्ठ पत्रकार रहे स्वर्गीय जनार्दन ठाकुर अपनी किताब इंदिरा गांधी एंड हर पावर गेम में लिखते हैं, इंदिरा ने कीचड़ में कदम बढ़ाए। इस दौरान किसी ने सुझाव दिया कि हाथी से भी जाया जा सकता है। इंदिरा ने कहा कि हाथी का इंतजाम कीजिए। इसके बाद इंदिरा बेलछी पहुंची। लंदन के गार्जियन ने लिखा कि इंदिरा के वोटरों ने उन्हें 10 मिनट में माफ कर दिया। नारायण से वहां पर वो पहुंचती हैं और लौटते वक्त इंदिरा ने अपने धूर विरोधी रहे जयप्रकाश नारायण से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद जेपी जब तक जीवित रहे उन्होंने कभी इंदिरा के खिलाफ बयान नहीं दिया। 3 साल बाद 1980 में मध्यावधि चुनाव हुए और एक बार फिर इंदिरा गांधी और कांग्रेस ने वापसी की। कांग्रेस को 353 सीटें मिली। 1980 के दशक में शुरुआत से ही पंजाब में खालिस्तान की मांग जोर पकड़ चुकी थी। यह आंदोलन जरनैल सिंह भिंडरावाले की लीडरशिप में चल रहा था। भिंडरावाले ने अमृतसर स्थित हरि मंदिर शाही परिसर को अपना मुख्यालय बना रखा था और सारे के सारे वहां पे कहीं ना कहीं धर्म की आड़ लेकर छिपते हुए नजर आ रहे थे। उसको पकड़ने के लिए इंदिरा गांधी के आदेश पर भारतीय सेना ने हरि मंदिर साहिब में प्रवेश किया था। खूब खून खराबा हुआ। सिख इससे काफी नाराज थे और यही वो वक्त था जब इंदिरा गांधी को पता नहीं था कि उनके साथ आने वाले समय में होने वाला क्या है। 30 अक्टूबर 1984 का दिन था। इंदिरा गांधी ओडिशा के भुवनेश्वर में रैली कर रही थी। तभी इंदिरा अपनी पहले से तय स्पीच से इतर कहने लगी, मैं आज यहाँ हूँ, कल शायद यहाँ न रहूँ। मुझे चिंता नहीं है मैं रहूँ या न रहूँ। मेरा लंबा जीवन रहा है और मुझे इस बात का गर्व है कि मैंने अपना पूरा जीवन अपने लोगों की सेवा में बिताया है। मैं अपनी आखिरी सांस तक ऐसा करती रहूंगी और जब मैं मरूंगी तो मेरे खून का एक एक कतरा भारत को मजबूत करने में लगेगा। इसके 24 घंटे बाद 31 अक्टूबर 1984 के दिन शाम को खबर आती है कि देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी नहीं रही। इंदिरा के ही 2 सिख गार्डों ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। देश के लोग अवाक रह गए। कहा जाता है कि इंदिरा गांधी को अपनी मौत का अनुमान पहले ही हो चुका था और इसीलिए शायद उनकी स्पीच बदल गई थी। और उसके बाद क्या हुआ आपको पता ही है कि देश में एक बहुत बड़ा दंगा होता है जिसमें हजारों लोगों की जान चली जाती है। तो चलिए फिर हम मिलेंगे, देश के चौथे प्रधानमंत्री के बारे में आपको बताएंगे और साथ ही साथ आपको बता दें कि जब प्रधानमंत्री की सीरीज हमारी समाप्त हो जाएगी तो इसी क्रम में हम उप प्रधानमंत्रियों के बारे में बताएंगे। देश के कुछ उप प्रधानमंत्री हुए, जैसे सरदार पटेल हुए और भी कई लोग हुए, उनके बारे में भी हम जानकारी आपको देंगे। लेकिन पहले हम 14 प्रधानमंत्रियों के बारे में जान लेंगे, फिर उसके बाद उप प्रधानमंत्रियों की श्रृंखला में आएंगे, जिससे कि आपको श्रृंखलाबद्ध यानी कि चरणबद्ध तरीके से देश के प्रधानमंत्रियों के बारे में जानकारी प्राप्त होती रहे। तो उम्मीद है कि आपको सीरीज पसंद आ रही होगी। चैनल पर नए हैं तो MPS हिंदी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स, न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।